अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है वो हम प्रीवियस लेक्चर जो हमने स्टार्ट किया था क्रोनिक और एक्यूट रीनल डिजीज़ वो उसको हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमने एक्यूट रीनल डिजीज़ का पढ़ा था और अब हम पढ़ेंगे दूसरा जो आता है एंड स्टेज रीनल डिजीज़ या फिर एक क्रोनिक रीनल फेलियर भी इसको हम कह सकते हैं। ये तब होता है जब हमारे पास GFR जो है वो ज़्यादा हो जाए 15 ml पर मिनट से, और इसके काजेज़ में आता है कि हाइपरटेंसिव नेफ्रोस्क्लेरोसिस, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, क्रोनिक ग्लूरोनेफ्राइटिस और पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। ये इसके काजेज़ में आता है कि ये काजेज़ जो है फिर आगे जाके इन स्टेज रीनल डिजीज़ काज करता है। इसमें इसकी मैनिफेस्टेशन हम कैसे करेंगे, पहले मेटाबॉलिज्म से स्टार्ट करते हैं कि मेटाबॉलिज्म में क्या होगा। हमारे पास हाइपरकैलीमिया होगा, हाइपरफॉस्फेटेमिया होगा और हाइपोकैल्सीमिया होगा, हाइपरमैग्नीसीमिया होगा और हाइपो एल्बिनीमिया होगा। सोडियम और वाटर की रिटेंशन होगी जो कि लीड करेगा एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड ओवरलोड को, और फेल्यूर टू एक्सक्रीट नॉन वोलेटाइल एसिड विच लीड टू हाई आयनिक गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये नॉन वोलेटाइल एसिड जो है वो एक्सक्रीट नहीं होंगे, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी। हेमाटोलॉजिकल में क्या आता है कि अनीमिया होगा अगर क्रिएटिनिन क्लियरेंस जो है वो ज़्यादा हो जाए 30 ml पर मिनट से, रिमाइन 6 to 8 ग्राम पर DL ड्यू टू डिक्रीज एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन एंड डिक्रीज सेल सर्वाइवल और एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन अगर कम हो गई तो वो लीड करेगा ये कंडीशन को। May be due to gastrointestinal loss, bone marrow suppression from recurrent infection, hemodilution वगैरह वगैरह, decrease platelets and WBC's functions which lead to increase bleeding time। प्लेटलेट्स की जो है वो अगर डिक्रीज़ हो जाए और WBC के फंक्शन जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाए तो वो आगे जाके लीड करता है ब्लीडिंग को, मतलब ब्लीडिंग की टाइम जो है वो इंक्रीज़ होगी, क्लॉटिंग भी कम होगी उसमें। कार्डियोवास्कुलर में क्या आता है कि आर्टिकुलर हाइपरटेंशन होगा ड्यू टू रिटेंशन सोडियम रिटेंशन एंड एबनॉर्मेलिटीज़ एंड रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, मतलब ये जो ब्लड प्रेशर और उसको कंट्रोल करता है ये सिस्टम, इसकी फेलियर में क्या कास होता है, आर्टिकुलर हाइपरटेंशन कास होता है, और सोडियम की रिटेंशन भी वहाँ पे हो रही है तो आगे जाके हाइपरटेंशन कास करता है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी, हाइपरटेंशन होगा तो हार्ट जो है वो ज़्यादा फोर्स करेगा, जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी कास हो सकती है। पल्मोनरी एडिमा ड्यू टू क्रोनिक हार्ट फेलियर एंड वल्वुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन लीकेज भी उसमें हो सकता है। एरिथमिया एंड ब्लॉक ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड कंडक्टिंग सिस्टम, एरिथमिया भी हो सकता है और ब्लॉकेज भी आ सकता है कैल्शियम की कंडक्शन सिस्टम में कंडक्शन की वजह से, मतलब कैल्शियम अगर आ गया तो वो आगे जाके एरिथमिया काज कर सकता है और ब्लॉकेज भी, मतलब हार्ट ब्लॉक भी हो सकता है। पल्मोनरी में क्या आता है, नीड इंक्रीज मैनेट वेंटिलेशन टू ओवरकम एसिडोसिस, एसिडोसिस को कम करने के लिए क्या हो सकता है, मैनेट वेंटिलेशन जो है वो इंक्रीज हो सकती है। वीक्यू मिसमैच आ सकता है ड्यू टू पल्मोनरी एडिमा, और हाइपोक्सीमिया भी हो सकता है, मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीजन ऑफ कंसंट्रेशन इनसाइड ऑफ द ब्लड। एंडोक्राइन में क्या आ सकता है, एबनॉर्मल ग्लूकोज टॉलरेंस और bone disease due to secondary hyperparathyroidism, osteoporosis lead to फ्रैक्चर भी कास हो सकता है उसकी वजह से। एबनॉर्मेलिटीज़ इन लिपिड मेटाबॉलिज्म, इंक्रीज ट्राइग्लाइसराइड, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस वगैरह वगैरह। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में क्या आता है कि एबनॉर्मेलिटीज़ आ सकती है उसमें एनोरेक्सिया आ गया, नाजिया आ गया, वॉमिटिंग, इलियस और हाइपर सिक्रीशन जो कि काज करता है अल्सर और हैमरेज को, डिले गैस्ट्रिक एंटियम टाइम विच लीड टू एस्पायरेशन, गैस्ट्रिक टाइम कम होगी, मतलब वो ज़्यादा टाइम लेगा डाइजेशन में, तो क्या होगा, एस्पायरेशन के चांसेस हो सकते हैं ड्यूरिंग सर्जरी, पोस्ट
या प्री ऑपरेटिव सर्जरी में भी हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल लेथर्जी आ सकता है, कन्फ्यूजन आ सकती है उससे, सीजर्स, कोमा एंड यूरेमिक एनकाफ ये भी आ सकता है। इफ़ेक्ट ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट, जब एंड स्टेज रीनल डिजीज़ आ जाए तो क्या इफ़ेक्ट हो सकता है एनेस्थेटिक एजेंट्स पे। इसमें लेटेस्ट एटलीस्ट डिपेंडेंट ऑन रीनल सिक्रीशन, potential action of agent, decrease protein binding and increase viva BBB मतलब ब्रेन ब्लड ब्रेन बैरियर जो है उस अब एजेंट्स की तरफ आते हैं, एनेस्थेटिक एजेंट्स की तरफ, जिसमें पहला आता है आईवी एजेंट्स। आईवी एजेंट में पहला प्रोपोफॉल और इथमोडेट, ये मिनिमली अफेक्टेड है। डिक्रीज प्रोटीन बाइंडिंग में भी एनहेंस एक्टिविटीज़, इसकी बाइंडिंग अगर कम हो जाए प्रोटीन के साथ तो इसकी एक्टिविटीज़ जो है वो एनहेंस हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। बारबिट्यूरेट्स में क्या होता है कि ये डिक्रीज renal this patient exhibit more sensitive to barbiturates due to free circulating and decrease protein binding। ये जो है बारबिचुरेट्स मतलब पेंटोथॉल जो है वो मोर सेंसिटिव है एज़ कम्पेयर टू अदर, क्योंकि ये फ्रीली सर्कुलेट करते हैं और ये प्रोटीन बाइंडिंग अगर कम हो जाए, मतलब प्रोटीन की प्रोडक्शन कम हो गई, तो ये ज़्यादा जो है असरअंदाज होते हैं, क्योंकि ये मोर बॉन्डिंग प्रॉपर्टी रखता है टू प्रोटीन एज़ कम्पेयर टू अदर आईवी एजेंट्स। केटामीन अगर ये मिनिमली अल्टर होता है, मतलब इसकी अल्ट्रेशन बहुत कम है रीनल डिजीज़ से रिलेशन के लिए। सम मेटाबॉलिटीज़ आर डिपेंडेंट ऑन रीनल एक्सक्रीशन, कुछ मेटाबॉलिटीज़ है जो डिपेंड करता है रीनल के एक्सक्रीशन पे, बाकी ये सारा डिपेंड करता है लिवर पे। बेंजोडाइज़ेपिन में क्या आता है, अंडरगो हेपेटिक मेटाबॉलिज्म। हेपेटिक मेटाबॉलिज्म पे मेनली ये डिपेंड करता है यूज्ड कॉशनली एंड रीनल डिसफंक्शन, और इसको हम कॉशनली यूज़ कर सकते हैं रीनल डिसफंक्शंस में। ओपियोइड्स में मॉर्फिन, मेपिरिडीन, फेंटेनिल, अल्फेंटेनिल, सियोफेंटेनिल, ये जो है इनएक्टिव है, इनएक्टिव होते हैं बाय लिवर, मतलब ये लिवर पे मेनली डिपेंड करता है। मॉर्फिन, मेपिरिडीन मेटाबॉलिटीज़ काज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड रीनल फेलियर। जब रीनल फेलियर किसी को है तो ये ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन काज करेगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पेशेंट पे। रिमिफेंटेनिल जो है अनइफेक्टेड है रीनल फेलियर में, मतलब ये जो है ज़्यादा सेफ़ है एज़ कम्पेयर टू अदर ड्रग्स। नलब्यूपिन और ब्यूटरफिनोल, पिफरीन जो है वो अनअफेक्टेड है बाय रीनल फंक्शन, मतलब रीनल फेलियर या रीनल फंक्शन जो है ये बिल्कुल भी ऐसे अनअफेक्टेड है। एंटीकोलिनर्जिक्स में क्या क्या आता है, पहले आता है ट्रोपिन, ग्लाइकोपाइलेट और स्केपोलामाइन। बेसिकली ट्रोपिन और ग्लाइकोपाइलेट यूज़ होता है, ये जो है सेफली यूज्ड एंड इज़ अ प्रेमेडिकेशन because 50% are excreted in urine but potentially for accumulation exist following repeated dose। मतलब ये सेफली हम यूज़ कर सकते हैं, 50% जो है वो एक्सक्रीट होता है, बाकी रह जाता है। और स्किपोलामीन जो है इज़ लेस डिपेंडेंट ऑन रीनल एक्सक्रीशन, और स्किपोलामीन जो है वो ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है रीनल एक्सक्रीशन पे। एट्रोपिन और ग्लाइकोपाइलेट जो है वो 50% एक्सक्रीट होता है, और स्किपोलामीन जो है वो बहुत ही कम डिपेंडेंट है रीनल एक्सक्रीशन पे। मिसलिनियस, इसमें वो एजेंट्स जो कि हम एस्पायरेशन के लिए यूज़ करते हैं, मतलब वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए। इसमें H2 ब्लॉकर्स डिपेंडेंट ऑन रीनल एक्सक्रीशन है। H2 ब्लॉकर्स जो है वो डिपेंडेंट है रीनल एक्सक्रीशन पे, मतलब जिस पेशेंट को रीनल फेलियर है तो उसमें हम चाहिए कि ये यूज़ ना करें। प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स PPI जो है डज नॉट बी रिड्यूस्ड, डोज डज नॉट बी रिड्यूस, मतलब इसका डोज जो है हम
हमें रिड्यूस नहीं करना चाहिए उन पेशेंट में जो कि रीनल फेलियर की तरफ जा चुके हैं या जाने वाले हैं। मेटाक्लोप्रामाइड इज़ पार्शियली एक्सक्रीटेड इन यूरिन अनचेंज्ड। ये पार्शियली एक्सक्रीट होते हैं यूरिन में अनचेंज फॉर्म में। इनहेलेशन एजेंट्स जो है वो ज़्यादा आइडियल है एज़ कम्पेयर टू वोलेटाइल एजेंट, क्योंकि ये लैक ऑफ डिपेंडेंसी ऑन रीनल एक्सक्रीशन, इसकी एक्सक्रीशन जो है वो रीनल की थ्रू नहीं होती, इसलिए ये आइडियल है। दूसरी क्या, एबिलिटी टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर और मिनिमल इफेक्ट ऑन रीनल ब्लड फ्लो, इसलिए ये आइडियल एजेंट है। नाइट्रस ऑक्साइड में क्या आता है, यूज एन लिमिटेड एंड रीनल फेलियर especially an anemic patient to avoid hypoxemia। ये उन पेशेंट में हम लिमिटली मतलब कम ही यूज़ करते हैं जो रीनल फेलियर में हो, क्योंकि ये हमें हाइपोक्सिया की तरफ भी ले जा सकता है और स्पेशली उन पेशेंट में जो कि एनीमिक हो। मसल रिलैक्सन उसमें डिफरेंट आता है। पहले आता है सक्सिनाइल कोलिन। सक्सिनाइल कोलिन जो है कैन बी यूज्ड एज अ इंडक्शन एजेंट इन एब्सेंस ऑफ हाइपरकलीमिया एंड रीनल फेलियर पेशेंट। ये इंडक्शन एजेंट यूज़ हो सकता है उन पेशेंट में जो कि हाइपरकलीमिया ना हो, मतलब हाइपरकलीमिक ना हो और रीनल फेलियर हो उस पेशेंट में, तो उन पेशेंट में हम यूज़ कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूटेड विद नॉन डिपोलाइजिंग मसल रिलैक्सेंट एंड हाइपरकलीमिया, मतलब उन पेशेंट को जिनको हाइपरकलीमिया हो तो उन पेशेंट में हम सक्सिनाइल कोलिन की जगह नॉन डिपोलाइजिंग एजेंट को हम यूज़ करेंगे। एट्राक्यूरियम और सेसिट्राक्यूरियम वो ड्रग ऑफ चॉइस है एंड रीनल फेलियर बिकॉज डिग्रेड बाय ईस्टर हाइड्रोलाइसिस। ये ईस्टर हाइड्रोलाइसिस से इसकी डिग्रेडेशन होती है और ये रीनल फंक्शन पे ये डिपेंडेंट नहीं है। वेंकोरियम और रोकोरियम जो है एलिमिनेशन ऑफ बोथ एजेंट एज ब्रॉड हेपेटिक, मतलब ये हेपेटिक मतलब लिवर पे ये डिपेंडेंट है, रीनल पे ये डिपेंडेंट नहीं है। बट प्रोलॉन्गेशन इज सेवरली फेलियर पेशेंट हैज़ बीन रिपोर्टेड, मतलब जिन पेशेंट में रीनल फेलियर हो गया है तो उन पेशेंट में इस डोज की प्रोलॉन्गेशन होती है, मतलब ये डोज जो है ज़्यादा देर तक काम करता है, मतलब ये अपनी उस नॉर्मल टाइमिंग, मतलब फॉर एग्जांपल इसकी 15 मिनट है, तो उन पेशेंट में जो कि रीनल फेलियर की तरफ जा चुके होते हैं तो उनमें 15 की जगह ये 25 या 30 मिनट तक काम करता है। पेनकुरिनियम जो है is dependent on renal excretion 60 to 90%, although it is metabolized in the liver। ये लिवर में मेटाबोलाइज होता है लेकिन इसकी एक्सक्रीशन जो है वो किडनी पे डिपेंडेंट है 60 to लेकिन 90% तक। क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ न्यूरोमस्कुलर फंक्शन इज रिक्वायर्ड इन रीनल फेलियर। इसमें क्लोजली मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड होती है न्यूरोमस्कुलर फंक्शंस की, जो कि उन पेशेंट में जो कि रीनल फेलियर की तरफ जा चुके होते हैं। ये लास्ट क्यूरर या डी ट्यूबोक्रेन, ये लास्ट मसल रिलैक्सेंट है जिसकी एलिमिनेशन जो है डिपेंडेंट है ऑन बोथ किडनी एंड बाइली एक्सक्रीशन पे, और 40 to 60% डोज जो है एक्सक्रीटेड वाया किडनी, और प्रोलॉन्ग इफेक्ट आर सीन एंड रिपीटेड डोज, मतलब अगर इसकी डोज हम रिपीट करेंगे तो ये इसकी इफ़ेक्ट जो है वो प्रोलॉन्ग होती है रीनल फेलियर में। प्री ऑपरेटिव हमने क्या करना पड़ता है एक्यूट रीनल फेलियर में, मतलब वो पेशेंट जो कि एक्यूट मतलब स्टार्ट के स्टेज में है, मोस्टली क्रिटिकल इल एसोसिएटेड विद ट्रामा और पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, मोस्टली इन कैटाबॉलिक स्टेट। ऑप्टिमल मैनेजमेंट इज़ डिपेंडेंट ऑन डायलिसिस, मतलब इसकी मैनेजमेंट जो है वो डायलिसिस पे डिपेंडेंट होती है। क्रोनिक रीनल फेलियर में हमने क्या करना पड़ता है, presented an OT
for creation or reversion of एवी फिस्टुला, मतलब उसमें या तो एवी फिस्टुला हम लगाते हैं या फिर रिमूव करते हैं, कैन बी डन अंडर लोकल एनेस्थीसिया, मतलब लोकल एनेस्थीसिया के ज़रिए हम ये कर सकते हैं, या फिर अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो हम जी की तरफ चले जाते हैं। हिस्ट्री और फिज़िकल एग्जामिनेशन जो है मतलब कार्डिक और रेस्पिरेटरी जो है वो मस्ट है, और उसमें हमने एहतियात करना पड़ता है ओवरलोड का और हाइपो या हाइपरवोलीमिया का। चेस्ट रेडियोग्राफी वो भी हमने देखनी पड़ती है फॉर फ्लूइड ओवरलोड और हार्ट साइज़ के लिए। एबीजीज भी हमने देखनी पड़ती है, एचबी लेवल भी हमने देखना पड़ता है, कोगुलेशन प्रोफाइल भी और इलेक्ट्रोलाइट्स भी और इकोकार्डियोग्राफी भी मस्ट है इन पेशेंट के लिए। प्री मेडिकेशन में हम स्मॉल डोज ऑफ बेंजोडाइज़ेपिन देते हैं और ओपियोइड देते हैं। H2 ब्लॉकर्स भी या पीपीआई एस्पायरेशन को रोकने के लिए हम देते हैं, और मेटाकोलोट्रोमाइड जो है वो एनहेंस करता है गैस्ट्रिक एंटियम टाइम्स को, मतलब जल्दी फूड या फिर वाटर मटेरियल को स्टमक से निकाल देता है। कंटिन्यू एंटी हाइपरटेंसिव टिल द टाइम ऑफ सर्जरी, मतलब अगर वो पेशेंट जो कि डेफिनेटली डिपेंडेंट होगा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स पे, तो वो अंटिल टू द टाइम ऑफ सर्जरी हम रिपीट करते हैं। और इंटरप्रेटिव हमने मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, क्लोज मॉनिटरिंग, बीपी देखनी पड़ती है, एवी फिस्टुला साइट को भी हमने देखना पड़ता है कि वहाँ पे वो प्रोब वगैरह या पीपी सेट वगैरह हम वहाँ पे नहीं लगाए। और इन्वेसिव मॉनिटरिंग इसमें ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बीट टू बीट हमें मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती है। इंडक्शन एजेंट में बेसिकली हम आरएसआई का वो प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं नासिया वोमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए। रिड्यूस इंडक्शन डोज एंड क्रिटिकल इल पेशेंट हु हैव रिसेंटली अंडरगो डायलिसिस, उन पेशेंट में जो कि अभी डायलिसिस के थ्रू गए हैं, तो उनमें इंडक्शन डोज हम कम करते हैं, क्योंकि वो हाइपोवोलीमिक होते हैं और वो हाइपरटेंसिव शॉक में जा सकते हैं। प्रोपोफॉल का डोज जो है वो 1 से 2 mg पर kg हम यूज़ करते हैं। एथमोडेट का जो है 0.2 से लेकर 0.4 mg आर ऑफन यूज्ड, मतलब यूज़ होता है मेनली। सक्सिनाइल का जो है वो 1 से लेकर 1.5 mg पर kg हम यूज़ करते हैं रैपिड इंट्यूबेशन के लिए इन द एब्सेंस ऑफ हाइपरकलीमिया, मतलब हाइपरकलीमिया अगर नहीं हो तो ये डोज और ये ड्रग हम यूज़ करेंगे। रोकोरिनियम जो है वो 0.1 mg पर kg, और या सिट्रोक्यूनियम जो है वो 0.1 mg पर kg हिसाब से यूज़ करेंगे। Propofol lidocaine induction can be also used for intubation without relaxation, मतलब अगर आपके पास अगर आप रिलैक्सन नहीं यूज़ कर ले तो आप प्रोपोफॉल प्लस, मतलब एक नया ड्रग है ये प्रोपोफॉल लिडोकेन जो है वो इंडक्शन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। मेंटेनेंस में आपने क्या करना पड़ता है, आइडियल एनेस्थेटिक एजेंट जो है वो आपने यूज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि हाइपरटेंशन को आपने कंट्रोल रखना पड़ता है और कार्डियक आउटपुट को भी आपने देखना पड़ता है। और आइडियल वोलेटाइल एजेंट प्रोपोफॉल फेंटानिल ये सेटिस्फैक्ट्री एजेंट है मेंटेनेंस के लिए। नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो हम काशनली हम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये फिर आगे जाके हमें हाइपोक्सिया की तरफ भी ले जा सकता है, या फिर उन पेशेंट में जिसमें एचबी का वो मसला है तो वो उनमें भी पोर वेंटिलेशन काज कर सकता है। ये कंट्रोल वेंटिलेशन और स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन टू अवॉइड एसिडोसिस, हमने यहाँ पे कंट्रोल वेंटिलेशन सेटअप करनी पड़ती है वेंटिलेटर में एज़ कम्पेयर टू स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन में, ताकि हम एसिडोसिस को बचा सके। फ्लूइड थेरेपी यहाँ पे ये पेशेंट जो है ये डिपेंडेंट है किस चीज़ पे, डायलिसिस पे, तो हमने फ्लूइड की वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। एन मिनिमल टिश्यू ट्रॉमा रिप्लेस ओनली इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस एंड प्रोलॉन्ग प्रोसीजर एंड मैसिव ब्लड लॉस। यहाँ पे कह रहे हैं
In minimal tissue trauma, replace only insensible ब्लड लॉस, मतलब अगर थोड़ा सा ट्रामा हुआ है तो थोड़ी सी फ्लूइड रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है, या अगर यहाँ पे अगर आपसे ब्लीडिंग्स जो है वो ज़्यादा लॉस हुई है या फिर सर्जरी जो है वो प्रोलॉन्ग है, तो आपने अच्छी खासी फ्लूइड थेरेपी अपनानी होगी। उसमें आता है आइसोटोनिक कोलेस्ट्रोलाइड्स, कोलॉइड्स आर बोथ, अवॉइड रिंगल लैक्टेट एट कंटेंट पोटेशियम 4 मिलीग्राम या इक्वलेंट पर लीटर जो है इसकी जो मकदार है वो दिखाई गई है यहाँ पे। अवॉइड ग्लूकोज कंटेनिंग फ्लूइड, वो वो फ्लूइड जो कि ग्लूकोज रखते हैं तो उसको हमने अवॉइड करना पड़ता है। रिप्लेस ब्लड लॉस विद कोलॉइड्स आर पैक्ड सेल, यहाँ पे आपने कोलॉइड्स यूज़ करने पड़ते हैं या पैक्ड सेल आपने यूज़ करने पड़ते हैं इसका ब्लड लॉस के रिप्लेसमेंट के लिए। स्टूडेंट्स, अगर यहाँ तक आपको कोई मसला हो, कोई क्वेश्चन हो प्रीवियस लेक्चर को लेकर भी, तो आप काइंडली मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।